जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 69 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 35 से 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश है, यानी कि 35 हो गया, 53 हो गया, 85 हो गया, इस सब का जो परमाणु संख्या है इसमें कौन सा तत्व आता है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन है हेलोजन। देखिए हेलोजन में देखते हैं क्या क्या है। देखिए हेलोजन, हेलोजन कहाँ, ये हुआ 17वां वर्ग हेलोजन हुआ, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या हुआ, 35 देखिए ब्रोमीन का है, ठीक, 53 आयोडीन का है और 85 क्या एस्टेटिन का है। तो क्या हुआ, ये हेलोजन फैमिली का ही हुआ, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेलोजन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश जो है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद है, यानी चौथा आवर्त नहीं। देखिए सबसे पहले आवर्त समझिए किसे कहते हैं, जो क्षैतिज रेखा है उसे हम आवर्त कहते हैं। यानी कि ये देखिए हाइड्रोजन हीलियम हुआ एक पहला आवर्त, ये हो गया दूसरा आवर्त, ये हो गया तीसरा आवर्त, ये हो गया चौथा आवर्त। और क्या कह रहा है, और दूसरे समूह यानी कि क्षारीय मृदा धातु। तो ये कौन सा हो गया, देखिए चौथा आवर्त का दूसरे समूह ये है कैल्शियम है। तो कैल्शियम किस ऑप्शन में है, तो कैल्शियम है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे के तत्वों में से डैश जो है आकार में सबसे छोटा होता है। यानी कि जब देखिए इसमें क्या होता है कि जब आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आकार क्या होता है, घटता है, ठीक। जब वर्ग में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। अब देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया, देखिए एल्युमिनियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सबका परमाणु क्रमांक क्या होता है, देखिए सोडियम आपको होता है 11, ठीक, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 12, यानी 13। यानी क्या हुआ कि ये सब देख रहे हैं कि लगातार परमाणु क्रमांक, इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्त में, देखिए आवर्त में तो किधर है खोजते हैं, मतलब क्या हुआ सोडियम मैग्नीशियम, देखिए सोडियम मैग्नीशियम अल्मुनियम हो गया, ठीक ना। इसमें हम देखें क्या देखते हैं कि आवर्त में जो है ना आपको बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आकार क्या होता है, घटता है। तो दाएं की ओर सबसे दाएं की ओर कौन है, तो एल्युमिनियम है यहाँ पर। यहाँ देखिए मैग्नीशियम है, यहाँ सोडियम है, तो सबसे आकार बड़ा आकार किसका होगा, छोटा आकार किसका होगा, तो एल्युमिनियम का होगा, क्योंकि ये सबसे दाईं ओर है, ठीक ना। तो दाईं ओर जाने पर क्या होता है, आकार घटता है, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा इस सब ऑप्शन में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल क्या होता है। देखिए प्रत्येक आवर्त, देखिए आप आवर्त सारणी में क्या होता है कि अंतिम वाला जो वर्ग है, यानी अंतिम वर्ग जिसे हम 18वां वर्ग करते हैं, इसमें सारा जो है ना आपको अक्रिय गैस है, यानी कि नोबेल गैस है, ठीक। नोबेल गैस जब है इसमें, तो इसमें होता क्या है कि नोबेल गैस जितना भी है सभी के बाह्यतम कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से वो भरा हुआ है, ठीक ना। तो पूरी तरह से ये भरा हुआ है, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, पूर्ण रूप से भरा हुआ है प्रत्येक आवर्त। देखिए पहला आवर्त में देखिए यहाँ पर, दूसरा आवर्त यहाँ है तो ये देखिए, तीसरा आवर्त देखिए, यानी क्या हुआ सबके अंतिम में क्या है, तो मतलब क्या है, ये नोबेल गैस है, ठीक ना। सिर्फ एक हीलियम जो है इसके आवर्त मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या भरा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अधिकतम का तो भरा ही होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल डैश होने, प्रत्येक आवर्त के अंत में क्या होगा, संयोजी सेल पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूर्ण रूप से भरा है सारा अक्रिय गैस का, ठीक ना। तो सभी आवर्त के अंत में क्या आता है, अक्रिय गैस ही आता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धधातु नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्धधातु होता है क्या। अर्धधातु जो होता है ये इसे ही उपधातु कहते हैं। उपधातु जो है आपको आवर्त सारणी में कहाँ पर आता है, तो ये जिगजैग रेखा पर आता है उपधातु। तो टोटल उपधातु की संख्या कितना है, 7 है। तो 7, देखिए 7 में से कौन कौन है, देखिए बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टुलुरियम है और पोलिनियम है, ठीक है। ये सारा क्या है आपको उपधातु है, ठीक है। तो उपधातु ये सब हुआ, तो ये सब देखिए ये बोरोन भी है, आर्सेनिक भी है, सिलिकॉन, ये तीनों क्या है वो उपधातु हो गया। लेकिन क्लोरीन क्या है कि अधातु है, ठीक है। क्लोरीन देखिए कहाँ इधर है, ठीक है। क्लोरीन क्या है आपको अधातु है, तो अधातु है, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यही उपधातु नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि यौगिक का प्रायोगिक सिद्ध सूत्र अगर CH2O है तो इसकी वाष्प घनत्व 90 है, तो इसके आणविक सूत्र क्या है, देखिए वाष्प घनत्व। यानी कि सबसे पहले देखिए यौगिक का आणविक सूत्र द्रव्यमान जो होता है, आणविक सूत्र द्रव्यमान या इसे ही अनुभार कहते हैं। अनुभार फॉर्मूला होता है आपको 2 गुना वाष्प घनत्व, ठीक, 2 गुना वाष्प घनत्व।
देखिए 2 गुना वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, यानी कितना हो गया टोटल इसका अनुभार, यानी कि जिस तत्व का अनुभार 180 होगा ना वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, 180 किसका होता है तो ग्लूकोज का होता है। देखिए चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर एम दिया हुआ है C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज है, इसका अनुभार कितना होता है 180 होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही इसका आणविक सूत्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गिल्सिरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए गिल्सिरॉल जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको C3H8O3, ठीक नहीं, इसका उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया C3H8O3 क्या है तो गिल्सिरॉल का रासायनिक फार्मूला है। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है। देखिए 5 से 8% अगर एसिटिक एसिड रहेगा उसमें मिला हुआ तो उसे हम सिरका कहते हैं, ठीक ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिरका। चलिए अगला प्रश्न है कि फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है, यानी कि सिरका, सिरका यानी क्या होगा कि एसिटिक एसिड में डालेंगे तो एसिड में डालेंगे तो क्या होगा फिनोप्थिलीन अपना रंगहीन हो जाता है वो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं। देखिए गोलक है सरल लोलक है, ठीक, इसके जो ये मध्य बिंदु है मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन ये होगा या तो ये होगा, ठीक ना, ये तो ये क्या है आपको ये इसे हम महत्तम विस्थापन क्या कहते हैं आयाम कहते हैं, ठीक ना, तो आयाम, तो इसका उत्तर आयाम हो जाएगा। इसका उत्तर किस ऑप्शन में दिया हुआ है आयाम, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ आयाम। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉब है, ठीक नहीं, बॉब इसे कहते हैं जो गोला इसमें लटका हुआ है, इसे धातु, अगर कोई धातु का बॉब है, ठीक ना, धातु का बॉब जो लकड़ी के बॉब में बदल दिया जाए, धातु जो है इसको हटा करके इसको लकड़ी का बॉब बना दिया, ठीक ना, उसके समय अवधि क्या होगा, यानी क्या हुआ कि इसमें जो है ना मांस पर इसमें खेला किया गया, ठीक है ना, मांस के साथ, इसमें देखिए धातु का मांस ज़्यादा था और लकड़ी का क्या हुआ कि आवर्तकाल पर क्या होता है, आवर्तकाल देखिए टी बराबर होता है आपको 2π√L/g, ठीक है, देखिए ये मास पर तो डिपेंड करता ही नहीं है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यथावत रहेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यथा। देखिए अगला प्रश्न है कि हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का क्या होता है। देखिए अधिकतम पसीना कब आएगा जब देखिए तापमान क्या होगा आपको अधिक होगा, ठीक ना, तापमान क्या होगा आपको अधिक होगा और क्या होगा वायु जो है ना आपको आर्द्र होगा, आर्द्र यानी क्या होगा उसमें कुछ कुछ नमी की मात्रा रहेगा। इसका मतलब क्या होगा देखिए गुम्मस जो होता है गुम्मस यानी गुम्मस में क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी लगता है, ये उस टाइम जो है ना आर्द्र वायु यानी वर्षा पड़ने को रहता है तो उसमें क्या होता है देखते हैं तो उसमें ज़्यादा गर्मी लगता है, यानी कि उस टाइम जो है ना आर्द्र वायु है, तो आर्द्र वायु में क्या होता है उसमें तापमान अधिक होता है और आर्द्र वायु हो तब हमको ज़्यादा पसीना आता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापमान अधिक हो तथा वह आर्द्र हो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक मैकेनिक है, ठीक ना, वह एक पीतल के पलक को एक स्टील के प्लेट जिसके के माध्यम से एक छेद है, ठीक ना, में कस कर लगाना चाहता है तो इसकी अच्छी पकड़ कब, देखिए क्या कह रहा है कि एक स्टील का प्लेट है, ठीक, इसमें एक छोटा सा छेद है, ठीक ना, इसमें जो है ना एक पीतल का है कोई नट वोल्ट कुछ हुआ है इसको कस के जो है इसमें लगाना चाहता है तो क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले कि स्टील के प्लेट को क्या करना होगा कि गर्म करना होगा, ठीक ना, स्टील की प्लेट गर्म होना चाहिए और पलक क्या होना चाहिए ठंडा, तो गर्म होगा तो ये क्या होगा फैलेगा, ठीक ना, अब फैलेगा जब इसमें लगा देंगे तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो पुनः सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा टाइट हो जाएगा, ठीक ना, तो इसी कारण से है ना इसमें क्या होना चाहिए कि स्टील का प्लेट क्या होना चाहिए गर्म होना चाहिए और पलक क्या होना चाहिए ठंडा होना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि पीतल का पलक ठंडा तथा स्टील का प्लेट क्या होना चाहिए गर्म होना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तभी बढ़िया से कसाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ऊष्मा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया था तो ये ताप युग्म का प्रयोग किया था, ठीक ना, ताप युग्म को, ठीक, इसका उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों का उच्च घनत्व क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए ध्वनि क्या है तो एक प्रकार का ये अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग देखिए जब गमन करता है तो ये समांतर दिशा में अपने है ना मतलब कण के समांतर दिशा में गमन करता है। देखिए जहाँ पर जो है ना आपको सघन माध्यम है ये सघन बुझा रहा है ये क्या हो गया आपको तो सघन हो गया तो वहाँ पर हो गया संपीड़न, ठीक, संपीड़न, और जो विरल हो गया यानी विरल हो गया देखिए यहाँ हटा हटा है ये क्या हो गया आपको विरलन हो गया, ठीक ना, विरलन हो गया, यानी क्या हुआ कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है ये क्या तो संपीड़न और विरलन का निर्माण करता है। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों की उच्च घनत्व, यानी कि उच्च घनत्व देखिए ये सटा हुआ है, ठीक नहीं, ये सटा हुआ है तो यहाँ पर क्या बनेगा तो संपीड़न बनेगा, जहाँ हटा हुआ रहेगा तो वह विरलन बनेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संपीड़न, उच्च घनत्व पर क्या होगा संपीड़न होगा, ठीक ना। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ये जो है ना हमेशा लंबवत गमन करता है, ठीक नहीं, देखिए लंबवत गमन करता है, ये जो है ना आपको श्रृंग और गर्त का निर्माण करता है, ठीक ना। देखिए जो ऊपर उठा हुआ है उसे हम श्रृंग कहते हैं और जो नीचे धंसा हुआ इसे क्या कहते हैं गर्त कहते हैं, तो इसका उत्तर तो हो ही गया। चलिए अगला देखिए अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है। देखिए जब कोई चमकीली सतह पर प्रकाश आपतित होगा कि क्या हुआ कि चमकीली सतह क्या है कि मतलब ये अच्छा परावर्तक है, ठीक ना, चमकीली सतह क्या है तो ये अच्छा परावर्तक है, तो ये क्या होगा तो ये नियमित परावर्तन होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियमित। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है, मतलब ये किस प्रकार का दर्पण है। देखिए सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण, देखिए
अवतल दर्पण में जो होता है आपको फोकस दूरी, ये होता है आपको निगेटिव, ठीक ना। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें होता है आपको फोकस दूरी क्या होता है, आपको पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो पॉजिटिव होता है तो यहाँ आपको क्या है, पॉजिटिव में दिया है तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए अगला प्रश्न है कि हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक जो है इसका लेखक आपको थियोफ्रेटस है, ठीक नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थियोफ्रेटस, ठीक ना। ये कब प्रकाशित हुआ, तो ये 350 BC में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या है, यानी कीट संवर्धन के संवर्धन। देखिए सबसे पहले संवर्धन समझिए क्या होता है। संवर्धन मतलब होता है किसी भी चीज़ का वृद्धि होना, ठीक ना। तो वृद्धि होना क्या हो गया, संवर्धन हो गया। तो यहाँ क्या होगा, तो यानी कीटों का वृद्धि होगा तो कीट संवर्धन होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को क्या कहते हैं, कीट संवर्धन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु सिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है, यानी कि वायु सिस्टमैटिक जो है इसका उद्देश्य है आपको कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोलॉजी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक ना। यही है इसको वायु सिस्टमोलॉजी का उद्देश्य है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख लें। और चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।